हेलो एवरीवन, आज हम हमारी एक और रिवीजन क्लास में मिलेंगे आपसे। लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ी थी हमारी, बताओ बिल्कुल। टैक्स, व्हाट इज इनकम टैक्स, उसके बारे में कुछ इसके मेजर पॉइंट पढ़े थे हमने। और आज हम हमारे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और हमारा चैप्टर सबसे जो फर्स्ट चैप्टर है, रिवीजन का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसको आप ये बोल सकते हो लेक्चर फर्स्ट हो गया हमारा, समझ लो आप इसी तरीके से। और आपकी जो चौधरी प्रकाशन जो मैंने आपको बोला था, जो आपकी यूनिवर्सिटी में ऑल ओवर राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटी में बुक चलती है, उसका चैप्टर नंबर 2 है रेजिडेंशियल टैक्स, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी। तो उसका सबसे पहला पार्ट आज हमारा है रेजिडेंशियल स्टेटस। व्हाट इज रेजिडेंशियल स्टेटस? रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, यहां सुनो। अब रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए आप लोगों को लास्ट क्लास में क्या समझाया था, एक जो पर्सन होता है वो इनकम को क्या करता है, अर्न करता है। बट असेसी कौन होता है कि जो उस इनकम पे क्या पे करता है, टैक्स पे करता है। तो वो क्या कहलाता है आपका असेसी। तो उस असेसी का रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है कि वो रहने वाला कहाँ का है। समझ आई बताओ, वो रहने वाला कहाँ का है, आई बात समझ में। तो उस रेजिडेंशियल स्टेटस यानी उस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस आपको फाइंड करना होता है। तो देखो कैसे। तो अब मैं यहाँ लिखता हूं कि वो जो पर्सन है यानी जो एसएससी है, वो रहने वाला कहाँ का है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, या तो वो क्या होगा बेटा, रेजिडेंट, या तो क्या होगा वो रेजिडेंट, और या फिर वो क्या होगा, नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंशियल स्टेटस में ये दो पॉइंट होते हैं कि उसका निवास स्थान यानी रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है उस एसएससी का, ताकि इंडियन गवर्नमेंट उसकी कौन कौन सी इनकम पे क्या लगा सके, टैक्स लगा सके। तो पर्सन 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो क्या होता है रेजिडेंट और एक क्या होता है नॉन रेजिडेंट। समझ आ गई बात। यहाँ पर देखो वे ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। अब आपके जो रेजिडेंट्स होते हैं, ये रेजिडेंट भी कितने टाइप्स के होते हैं आपके, 2 टाइप्स के। यहाँ मैं सिंपल सी लाइन लिखता हूं कि यहाँ लिख दिया रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। जिसको आप सभी इन शॉर्ट क्या बोलोगे, आर एंड ओ आर। और या फिर वो क्या होगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो उसको क्या बोलोगे, आर बट एन ओ आर, यानी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो देखना सभी कि किसी भी पर्सन, किसी भी एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। एक तो या तो वो क्या कहलाएगा बेटा, रेजिडेंट कहलाएगा, और रेजिडेंट नहीं है तो फिर वो कहाँ चले जाएगा बिना कहे, नॉन रेजिडेंट में। लेकिन अगर वो रेजिडेंट कहला गया, रेजिडेंट कहला गया, तो रेजिडेंट में भी 2 पार्ट है। तो दोनों पार्ट में से वो 2 कैटेगरी, दोनों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में जाएगा, या तो वो जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, और या फिर वो किस में जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में। तो बताओ टोटल कितने हो गए, 3, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और तीसरा क्या है, नॉन रेजिडेंट। समझ आ गई बताओ। तो आपको सबसे पहले यहाँ फाइंड करना है कि वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। अगर वो रेजिडेंट नहीं है तो सीधा सीधा कहाँ चला गया, नॉन रेजिडेंट। तो इसमें कोई टाइप से ही नहीं है, तो ये फाइनल हो गया। लेकिन अगर वो रेजिडेंट है, क्या है वो, अब रेजिडेंट है तो कौन सा वाला रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी यानी साधारण है, या नॉट ऑर्डिनरी या फिर असाधारण है। समझ आ गई बात आपको। तो आपको सबसे पहले उस पर्सन या उस एसएससी, उस इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल एसएससी का आपको क्या देखना है कि वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। अगर वो रेजिडेंट है तो कौन सा वाला रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी है या फिर क्या है, नॉट ऑर्डिनरी है। चलो अब देखो यहाँ पर, अब आपको रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है किसका, इंडिविजुअल का। आपके पर्सन टोटल कितने बताए थे, 7 बताए थे ना, जिसमें से सबसे पहला वाला हम किसका देख रहे हैं, इंडिविजुअल का। आज सभी का देखेंगे अपन, क्लियर है क्या, इंडिविजुअल का। तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, तो सिंपल सा एक बेसिक सा फॉर्मेट है, जिसको क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पर, पर्टिकुलर्स, फिर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डेज, और सेटिस्फाइड या फिर क्या है, नॉट सेटिस्फाइड। चलो देखो, तो अब यहां सुनना, सबसे पहली एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन का नाम क्या है,
बेसिक कंडीशन, सेक्शन 6 और सब सेक्शन क्या है 1। तो बेसिक कंडीशन क्या करती है कि बेसिक कंडीशन ये बताती है कि वो जो पर्सन है वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। बेसिक कंडीशन आपको क्या बताती है कि वो बंदा रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। अब बेसिक कंडीशन क्या बोलेगी, बेसिक कंडीशन में हमारे पास दो ऑप्शन है, एक फर्स्ट और एक क्या है सेकंड। तो पहली कंडीशन चेक करने का ऑप्शन मेरे पास क्या है कि स्टे इन इंडिया, क्या है स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। क्या बोला मैंने आपको कि जो प्रीवियस ईयर है, आपका प्रीवियस ईयर क्या है 21 और 22। समझ आ गई बात? तो मैं यहां लिख देता हूं कि आपका प्रीवियस ईयर है 21 और, तो आपका जो प्रीवियस ईयर है 21-22, क्या वो इंडिविजुअल पर्सन आपके 21-22 में 182 डेज या उससे ज्यादा रहा है क्या? यहां पर स्टे मतलब हिंदुस्तान में रुका था क्या? अगर वो 182 डेज हिंदुस्तान में रुका है, क्या बोला मैंने आपको, अगर 182 डेज हिंदुस्तान में अगर वो प्रीवियस ईयर यानी 21-22 में रहा है तो बेसिक कंडीशन को उसने क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, सेटिस्फाइड हो गया। क्या हो गया वो? तो अगर पहली कंडीशन उसने पूरी कर ली तो फिर वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो? लेकिन अगर उसने पहली कंडीशन बेसिक कंडीशन पूरी नहीं की तो अपने पास एक और ऑप्शन है। समझ आई बात आपको? अब एक और ऑप्शन क्या है, अगर मेरे को ये फुलफिल नहीं हो रही तो फिर कोई बात नहीं। समझ आई बात आपको? मेरे पास एक और चांस है अभी। तो स्टे इन इंडिया सेकंड चांस में क्या लिखा हुआ है, स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज के प्रीवियस ईयर। अब जो प्रीवियस ईयर है आपका 60 डेज और मोर इन क्या है, वही 21-22 में 182 की जगह कितने दिन रहा हो, 60 डेज। लेकिन उसके साथ साथ एंड एक और बात पूरी क्या होनी चाहिए कि 365 डेज और मोर इन क्या है, लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स। मतलब इस प्रीवियस ईयर को छोड़ के इसके ऊपर के जो 4 साल है, इसके ऊपर के जो क्या है 4 साल है, समझ आ गई बात आपको? इसके ऊपर के जो ये 4 साल है, ये 4 साल में मिला के कितने दिन कंप्लीट होने चाहिए, 365। जब जाके ये सेकंड बेसिक कंडीशन क्या होगी, फुलफिल होगी, तो ही वो क्या बन पाएगा, रेजिडेंट। अब सपोज अगर हमारी सेकंड बेसिक कंडीशन भी क्या नहीं हुई, फुलफिल नहीं हुई, तो फिर वो रेजिडेंट से ट्रांसफर होके कहाँ चला गया, बेटा समझ में आ गया क्या आपको? फिर वो रेजिडेंट से होके क्या चला गया, नॉन रेजिडेंट। तो आप लोग बताओ उस इंडिविजुअल पर्सन को रेजिडेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। तो बेसिक कंडीशन में उसके पास कितने ऑप्शन है, तो पहला क्या ऑप्शन है, क्या होना चाहिए 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब क्या हो गया 21-22, क्लियर है क्या आपको, 21-22। और अगर पहली वाली कंप्लीट कर ली तो फिर दूसरी वाली चेक करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। दूसरी वाली चेक करने कब जाओगे, जब पहली वाली कंप्लीट नहीं होती। तो दूसरा क्या ऑप्शन क्या है कि प्रीवियस ईयर 21-22 में 60 डेज होने चाहिए और प्लस 21-22 को छोड़कर उसके ऊपर के जितने भी क्या है 4 ईयर है उसमें कितने दिन होने चाहिए, 365 मिला के। समझ आ गई बात आपको? चाहे भले ही वो 2017-18 में एक ही दिन रहा हो, और बात समझ में आई, भले ही 2017 में क्या रहा हो, एक ही दिन रहा हो, डजंट मैटर। चारों साल में मिला के कितना दिन चाहिए यहाँ पर, 365। अरे ये चीज क्लियर है क्या आपको? चलो देखो, तो रेजिडेंशियल स्टेटस में सबसे पहला अपन ने क्या देखा, बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन क्या होती है, 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर 21-22 में। दूसरा अगर पहली वाली कंप्लीट नहीं होती तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, 60 डेज इन प्रीवियस ईयर और प्लस 365 डेज इन मोर लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स। समझ आई? प्रीवियस ईयर्स का मतलब है कि 21-22 को छोड़ के उसके ऊपर वाले 4 साल। क्लियर है क्या आपको ये चीज? देखो अब अगर उसने बेसिक कंडीशन कंप्लीट कर ली तो वो क्या बन गया, अब वो ऑर्डिनरी है कि, तो इसको चेक करने के लिए कौन सी कंडीशन में आओगे आप, बेटा मैं एडिशनल कंडीशन में आऊंगा कब, जब वो क्या बनेगा, अगर वो रेजिडेंट ही नहीं बन पाया, मतलब दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया, तो वो तो क्या बन गया, तो फिर कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है।
एक बार समझो, वही बात क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एडिशनल कंडीशन कब चेक की जाएगी, जब रेजिडेंट में से कोई भी एक कंडीशन क्या कर ली हो, उसने फुलफिल कर ली हो, तभी वो आप एडिशनल कंडीशन चेक करोगे। और चेक क्यों करना है, क्योंकि हम उनको अब ये पता करना है कि रेजिडेंट तो बन गया, बट ये ऑर्डिनरी वाला रेजिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी वाला रेजिडेंट है। तो एडिशनल कंडीशन दोनों ही पूरी होनी चाहिए, दोनों में से एक नहीं, दोनों ही पूरी होनी चाहिए तो वो ऑर्डिनरी बनेगा। अगर दोनों ही पूरी नहीं हुई तो फिर वो क्या बन जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी बन जाएगा। अरे बात समझ में आ गई, क्या बन जाएगा वो? देखो यहां पर और लिखा हुआ है, मतलब दोनों में से कोई एक, लेकिन यहां बीच में क्या लिखा हुआ है, एंड, मतलब ऑल्सो, ये भी। तो पहली कंडीशन क्या कहती है कि रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 2 previous years और मोर इन लास्ट 10 previous year। तो 21, 22 को छोड़ के इसके ऊपर के जितने भी साल है, उसके ऊपर के क्या है, जितने भी, कितने साल तक चेक करना है, पिछले 10 सालों तक। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बिल्कुल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पिछले 10 साल। अब बताओ पिछले 10 साल काउंट करते जाना, 16 और ये 17, 15, 16, 14, 15, देखो हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कितने साल हो गए पूरे? 10 साल हो गए ना। तो इन 10 सालों में, कितने सालों में, इन 10 सालों में कोई भी एक बेसिक कंडीशन 2 बार क्या हो जानी चाहिए, मेरी लाइन सुनना, कि इन 10 सालों में कोई भी एक बेसिक कंडीशन, कोई भी एक क्या है, कितनी बार पूरी हो जानी चाहिए, 2 बार। तो वो मतलब 2 बार रेजिडेंट हो गया। क्या हो गया वो? 2 बार रेजिडेंट। अरे बात समझ में आ गई, वो 2 बार रेजिडेंट हो गया कि कोई भी एक बेसिक कंडीशन, जैसे मैं यहाँ से चालू करता हूँ, समझ आई बात को? यहाँ पर चेक किया तो इसने सपोज 182 डेज क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। तो इसका मतलब वो एक बार क्या हो चुका है, रेजिडेंट। अब उसको एक बार और रेजिडेंट बनाना है। क्या बनाना है उसको? बनाना, या फिर इसको एक बार और रेजिडेंट बनना पड़ेगा। तो अब अपने पास कितने ऑप्शन है? 9 साल। 9 साल में इसमें नहीं बना, इसमें नहीं बना, इसमें नहीं बना, इसमें आके बन गया। चाहे 182 डेज वाली कंप्लीट करे या फिर 60 प्लस 365 वाली कंप्लीट करे, दोनों में से कोई क्या होनी चाहिए, एक फुलफिल होनी चाहिए। समझ आ गई बात? तो रेजिडेंट वो कितनी बार होना चाहिए? 2 बार। पिछले कितने सालों तक चेक कर सकते हो आप लोग? 10 सालों तक। ये चीज क्लियर है क्या? रेजिडेंट से ऑर्डिनरी रेजिडेंट उसको बनने के लिए कितनी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी? 2 एडिशनल कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, जिसमें पहली एडिशनल कंडीशन क्या है बताओ? रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 2 previous years और मोर इन क्या है, लास्ट 10 previous। ये पिछले 10 सालों में वो कितनी बार रेजिडेंट होना चाहिए? 2 बार। और वो पिछले 10 साल कौन से हैं? 21, 22 को छोड़ के, प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके ऊपर के कितने साल है? 10 साल। चलो सर, अब इसने सपोज पहली वाली कंप्लीट कर ली। क्या कर ली इसने? पहली वाली कंप्लीट कर ली। अगर सपोज पहली वाली कंप्लीट नहीं करता, मैंने क्या बोला, अगर 2 बार वो रेजिडेंट नहीं होता तो सेकंड वाली भी चेक करने का फायदा क्या? क्योंकि शर्त तो क्या है, दोनों ही पूरी होनी चाहिए। अब पहली वाली से दूसरी वाली पे आओगे कब? जब पहली वाली क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तब अपने पास और उम्मीद है। तो दूसरी वाली क्या कह रही है? स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन लास्ट 7 previous ईयर। तो लास्ट 7 previous ईयर कौन से हैं भाई? वही प्रीवियस ईयर, यानी 21-22 को छोड़ के यहां से 7 साल यहां तक। समझ आ गई बात आपको? तो इन 7 सालों में वो मिला के कितने दिन रहना चाहिए? 730 दिन। तो इसका मतलब अगर उसने दोनों कंडीशन फुलफिल कर ली तो वो रेजिडेंट के साथ क्या बन जाएगा? ऑर्डिनरी। दोनों में से कहीं अगर एक भी फुलफिल नहीं हुई तो वो रेजिडेंट बट क्या बन जाएगा? अरे बेटा समझ में आया क्या आपको कि किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए आपको सिंपल सा क्या ध्यान रखना है, जो मैं बोलूँ वो आपको समझना। अभी देखो क्या बोला, सबसे पहला बताओ, सबसे पहला बेसिक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। बेसिक कंडीशन याद होना चाहिए। इधर मत देखो, इधर मेरी तरफ देखो। पहला क्या है? 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। समझ आई बात? तो 182 डेज कंप्लीट होने चाहिए। अगर वो कंप्लीट नहीं होते तो एक चांस और है आपके पास, 60 डेज प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर को छोड़ के ऊपर वाले 4 साल में कितने दिन? 365 दिन।
365 डेज, दोनों में से कोई एक भी फुलफिल कर ली तो वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट। अगर दोनों ही फुलफिल नहीं करी तो रेजिडेंट से क्या बन जाएगा, और नॉन रेजिडेंट होते ही बात खत्म हो जाती है, फिर कुछ भी चेक नहीं किया जाता। अब बताओ, अगर वो रेजिडेंट बन गया, दोनों में से कोई एक फुलफिल कर ली, तो अब एक स्टेप आगे जाओगे आप, कौन सी कंडीशन फुलफिल करने के लिए, एडिशनल कंडीशन। और एडिशनल कंडीशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि अब रेजिडेंट तो हो गया, अब यहाँ पर हमारे सामने दो बातें हैं कि वो ऑर्डिनरी है, नॉट ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, दोनों एडिशनल कंडीशन दोनों क्या करनी पड़ेगी, फुलफिल। दोनों में से कोई अगर एक भी मिस आउट हो गई तो वो नॉट ऑर्डिनरी का खिताब मिल जाएगा उसको। ये चीज क्लियर है क्या? तो दो कंडीशन कौन सी है, पहली कंडीशन बताओ, पिछले 10 सालों में 21-22 को छोड़कर उसके ऊपर के जितने भी 10 साल है उसमें वो कितनी बार रेजिडेंट होना चाहिए, 2 बार रेजिडेंट होना चाहिए। समझा दिया अभी कैसे आपको। और एंड एक और कंडीशन पूरी होनी चाहिए, एडिशनल कंडीशन की एक और पॉइंट क्या है, 730 कि पिछले 7 सालों में, प्रीवियस 21-22 को छोड़कर उसके ऊपर के जितने भी 7 साल है उसमें कितने दिन होना चाहिए, वो 730 दिन। बेटा समझ आ गया कि आपको ये है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर ऑफ क्या है, इंडिविजुअल। अब इसमें जो एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर डेज काउंट करने में बहुत दिक्कत आएगी, तो हमारा एक डाउट पहले ही क्लियर कर दो आप सभी। अब वो डाउट क्या है यहाँ सुनना सभी। डाउट नंबर फर्स्ट, और एक ही डाउट है मेरे हिसाब से, कि सर जिस दिन वो इंडिया छोड़ के जाता है और या फिर जिस दिन वो इंडिया में आता है, तो वो वाला दिन भी काउंट होगा या नहीं होगा। क्या बोला मैंने आपको, कि जिस दिन हिंदुस्तान छोड़ के वो गया, समझ आ गई बात आपको, जिस दिन वो हिंदुस्तान छोड़ के गया और या फिर जिस दिन हिंदुस्तान में वो वापस आया इंडिया में, तो वो दिन दोनों के दोनों दिन काउंट हो जाएंगे, वो दोनों के दोनों दिन क्या हो जाएंगे, काउंट हो जाएंगे। अरे बात समझ में आ गई आपको, कि वो आपका जो इंडिविजुअल है वो या तो इंडिया में एंटर करता है तो वो वाला दिन भी काउंट हो जाएगा, और अगर इंडिया को क्या करता है, लीव करता है, छोड़ देता है, तो वो भी डे क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। ऑल कंसेप्ट क्लियर है क्या आपको इसके? चलो लिखो, आपको 1 मिनट देते हैं इसको लिखने के लिए, फिर आगे पढ़ेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यस, देखो सभी, अब कुछ और पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखना है आप सभी को। देखो, अब यहां पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या है यहां पर कुछ एक्सेप्शंस? वो एक्सेप्शंस क्या है, नोट फर्स्ट में है आपके, एक्सेप्शंस ऑफ सेकंड बेसिक कंडीशन। आपकी बेसिक कंडीशन कितनी थी, 2 थी ना, जिसमें कौन सी वाली है, सेकेंड बेसिक कंडीशन इन 3 केसेस, जिसमें सबसे पहला क्या है कि यहाँ पे केस नहीं लिखते, पहले लिखें कि चेक ओनली फर्स्ट इन। चलो डायरेक्ट लिख देते हैं। आपका सबसे पहला यहाँ पर क्या है, केस फर्स्ट। सुनना यहाँ ध्यान से, आपके जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का मतलब समझते हो कि वो सेकंड बेसिक कंडीशन आपकी अप्लाई ही नहीं होगी। सुनना यहाँ ध्यान से, मैंने क्या बोला आपको, कि आपको रेजिडेंट बनने के लिए बेसिक कंडीशन है कंप्लीट करनी पड़ती है, जिसमें बेसिक कंडीशन में आपके पास ऑप्शन कितने मिलते हैं, 2। तो 2 ऑप्शन मिलते हैं,
अब दो ऑप्शन में से एक तो पहली वाली फर्स्ट बेसिक कंडीशन 182 डेज वाली होती है, और सेकंड बेसिक कंडीशन क्या होती है, ध्यान से समझना सब है ना, 60 डेज प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर्स। अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा यहाँ पॉइंट कहता हूँ कि 3 ऐसे केस हो जाते हैं जिसमें सेकंड बेसिक कंडीशन को चेक करने का हमको ऑप्शन ही नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती आपको उसकी। मतलब आपके पास इन 3 केस में से कोई भी एक केस सामने आ गया तो हमारे लिए फिर वो 2 बेसिक कंडीशन नहीं कहलाएगी, फिर क्या कहलाएगी, सिर्फ ओनली एक ही बेसिक कंडीशन कहलाएगी, वो भी कौन सी वाली, 182 डेज। अगर वो कंप्लीट होती है तो ठीक, नहीं तो सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करने का ऑप्शन हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर सेकंड बेसिक कंडीशन को क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। तो ऐसे कौन से कितने केस आएंगे, 3। जब तक 3 केस क्लेरिफाई नहीं कर दे, सिंपल सा नहीं बोल दे वो 3 केस, और क्या नहीं बोल दे कि ये 3 केस में से कोई एक केस आपको क्वेश्चन में दे दिया, और अब आप जब उसको अब आप उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल कर रखोगे तो 3 केस में से कोई एक केस भी आ गया तो आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए कि मेरे पास बेसिक कंडीशन 2 नहीं है, क्या है, और वो भी कौन सी वाली है, फर्स्ट वाली। सेकंड वाली को क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर। अरे क्लियर है क्या आपको ये चीज? चलो देखो, तो सबसे पहला जो केस है, अब वो जो आपका इंडियन सिटीजन है, क्या है आपका इंडियन सिटीजन, वो इंडिया को क्या करता है, लीव करता है। क्या करता है, इंडिया को लीव, मतलब इंडिया छोड़ के चला जाता है। इंडिया छोड़ के वो तो आना जाना लगा रहेगा, वो तो हम डेज काउंट करेंगे। अब इंडिया को लीव करता जाता है प्रीवियस ईयर में, कब, प्रीवियस ईयर में, बट किसके लिए, फॉर एम्प्लॉयमेंट। अरे किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब वो किसी जॉब पर्पस से गया। अरे किस पर्पस से गया वो, मतलब वहां नौकरी के लिए गया, अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए गया तो एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर कोई भी इंडियन सिटीजन अगर यहां से जाता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है, तो आप लोग एक बात बताओ, तो उस पर्सन की, उस एसएससी की जब आप रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने जाओगे तो बेसिक कंडीशन में से कौन सी वाली कंडीशन होगी आपके पास, सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन होगी, वो भी कौन सी वाली, 182 डेज। अगर वो अगर कंप्लीट करता है तो ठीक, तो सेकंड बेसिक कंडीशन का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो बताओ पहला वाला केस कौन सा है जिसमें सेकंड बेसिक कंडीशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जिसमें कोई भी इंडियन सिटीजन क्या कर देता है, लीव कर देता है इंडिया को, और किस पर्पज से जाता है, अगर भारत छोड़ के जाता है तो वो एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के पर्पज से, क्लियर है क्या, रोजगार के उद्देश्य से जाता है, तो सेकंड बेसिक कंडीशन को क्या कर दिया जाएगा, फुल्ली इग्नोर कर दिया जाएगा। आपके पास एक ही बेसिक कंडीशन अवेल होगी। फर्स्ट टाइम जाएगा तभी देखना ना। हाँ चलो, सेकंड क्या है, आगे देखो, इंडियन सिटीजन लीव इंडिया। अब इंडियन सिटीजन ये भी क्या कर रहा है, इंडिया को क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। यहां लिख देता हूं इंडियन सिटीजन, ये इंडिया को क्या करता है, ये भी लीव करता है। तो अब ये किस पर्पस से करता है, अगर वो क्या है, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है, क्रू मेंबर यानी इंडियन शिप का कोई एक कौन सा मेंबर है, क्रू मेंबर है, मतलब उस इंडियन शिप का जो भारतीय जहाज है वहां का कोई एक क्या है, वो मेंबर है। तो उसके लिए भी सिर्फ बेसिक कंडीशन कितनी होगी, एक ही होगी। सेकेंड बेसिक कंडीशन उसके लिए क्या है, इग्नोर है। क्या है उसके लिए, इग्नोर। तो यहां पर फॉर किसके लिए, क्रू मेंबरशिप, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, कि अगर वो पिछले साल क्या करता है बेटा, या तो देखो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएगा या फिर किसी इंडियन शिप का क्या होगा, क्रू मेंबर होगा। तो और शिप वालों को कंटिन्यू क्या होता रहना पड़ता है, बाहर ही ट्रेवल करना पड़ता है, शिप में रहना पड़ता है उसको। आई बात समझ में। तो अगर दोनों ये 2 केस आते हैं तो बताओ बेसिक कंडीशन के लिए उसके पास कितनी कंडीशन है, सिर्फ एक 182 डे वाली। सेकंड वाली को फुल्ली क्या करना है, आपको इग्नोर करना है। सेकंड वाली आपके लिए ऑप्शन में नहीं आएगी। केस नंबर क्या है, थर्ड। ये बहुत बार आपके पूछा जाता है तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, क्या है वो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, समझ आइए बात को, जिसको आप यहां बोलोगे
POIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और उसकी जो यहां लिखेंगे उसका जो टोटल इनकम है क्या है उसका, अंडर 15 लाख, या अप टू लिख सकते हो, अप टू क्या है 15 लाख रुपीस, या तो 15 लाख से, भाई एक तो पर्सन ऑफ क्या होना चाहिए वो इंडियन ओरिजिन, और उसकी जो टोटल इनकम है 15 लाख से क्या है कम है, अरे 15 लाख से क्या है कम है, समझ आ गई बात आपको। बट यहाँ पे ध्यान रखना टोटल इनकम में अदर देन फॉरेन इनकम, मतलब उसकी फॉरेन इनकम काउंट नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ लिखोगे अदर देन फॉरेन इनकम, मतलब सिर्फ कौन कौन सी वाली इनकम काउंट होगी, इंडियन इनकम काउंट होगी। कौन सी काउंट होगी इसके अंदर, इंडियन इनकम 15 लाख से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। चलो 15 लाख का ऑप्शन तो देखो, अगर ये नहीं कुछ भी नहीं कह रखा हो तो 15 लाख ही मानना है, 15 लाख से क्या मानना है, कम ही मानना है आपको। तो इस केस थर्ड में क्या देखना है, साफ साफ वर्ड लिखा हुआ आएगा, आपको कोई ऐसा पहचानने की आवश्यकता नहीं। सीधा से क्या लिखा हुआ आएगा कि अगर केस थर्ड में वो लिख दिया कि इफ एसएससी इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर वो एसएससी क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो फिर उसके लिए बताओ बेसिक कंडीशन में सिर्फ कौन सी फुलफिल करनी है उसको, सिर्फ एक ही फर्स्ट वाली 182 डेज वाली। अब ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है सर, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अनडिवाइडेड इंडिया पता है, जब भारत यानी इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश जब ये तीनों क्या हुए थे, अलग हुए थे, अगर वो उस टाइम वहां से बिलोंग करता है तो वो बंदा क्या कहलाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो मैं तो आपको बेसिक सा मीनिंग बताया कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब हो गया कि जब अनडिवाइडेड इंडिया हो रहा था, मतलब डिवाइडेड इंडिया क्या हुआ जा रहा था, समझ आई बात आपको, तब नहीं डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब ईयर में तो देखना पड़ेगा ना, नहीं आपको डायरेक्ट ही बोल देगा वो। अब आपको ऐसा चेक करने की जरूरत नहीं है, दादा पढ़ता था कहाँ के थे, चेक करो उसकी आधार कार्ड निकालो, उसका वो निकालो, राशन कार्ड निकालो, तो इसका कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वो पहले से क्लियरिफाई हो गया। तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या लिखा, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का आपको बेसिक सा क्या बता दिया, मीनिंग बता दिया। मीनिंग क्या होता है कि अगर वो मतलब उसको कहाँ से बिलोंग करता है, अनडिवाइडेड इंडिया से, समझ आई बात, जब इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या हो रहे थे, समझ आई बात को, तो वहां से बिलोंग करता है, इसका मीनिंग ये होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। बट क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बोल देगा ये एसएससी क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन, मतलब आपको आइडेंटिफाई पहचान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये चीज क्लियर देखिए आपको। तो टोटल इनकम अप टू कितनी होनी चाहिए, 15 लाख। अब बताओ नेक्स्ट, ऐसे कितने केस है, 3 ऐसे केस है जिसमें सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, सेकंड बेसिक कंडीशन को फुल्ली इग्नोर करोगे। पहला इंडियन सिटीजन है और वो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गया हो, दूसरा इंडियन सिटीजन है तो वो एज ए क्या हो, क्रू मेंबर इंडियन शिप हो, इंडियन शिप का क्या हो, वो क्रू मेंबर हो, वो तीसरा वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, क्या हो, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। अरे बेटा बात समझ में आ गई क्या आपको। अब यहाँ सुनना, एक छोटा सा नोट है, ठीक है, ये 4 किसके लिए है, यहाँ लिखो कि इफ इन केस ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, साथ में आपको आपके क्वेश्चन के अंदर एक चीज और दे दी कि उसकी जो टोटल इनकम है क्या है, हैविंग टोटल इनकम, ये टोटल इनकम वही वाली है अदर देन फॉरेन इनकम वाली है ना, जिसे फॉरेन इनकम काउंट नहीं है। मोर देन टोटल इनकम ऑफ मोर देन 15 लाख। सुनना यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना आप लोग, मैं जो क्या समझाना चाह रहा हूं कि आपको आपके क्वेश्चन में क्या बोल दिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोल दिया, सिर्फ क्या बोला, तो वो 15 लाख के अंदर ही है, 15 लाख की क्या है, तो मतलब पहली कंडीशन एप्लीकेबल, सेकेंड बेसिक कंडीशन इग्नोर, समझ आ गई बात आपको। अब वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है लेकिन क्लियरली बोल दिया कि उसकी टोटल इनकम 15 लाख से क्या है, 15 लाख से क्या है, ज्यादा है। तो जहां पर आप, तो फिर यहां लिखेंगे
कि सेकेंड बेसिक कंडीशन इज एप्लीकेबल। इस केस में उसकी सेकेंड बेसिक कंडीशन क्या हो जाएगी? एप्लीकेबल हो जाएगी। बट यहां पर क्या है जो ध्यान देने वाली बात है, बट जहां पर आप क्या ले रहे थे 60 डेज, तो इंस्टीड ऑफ उसकी जगह आपको फिर कितने दिन ले लेने हैं? 120 डेज, और वो प्लस 365 डेज तो है ही। अरे बात समझ में आ गई आपको? फिर 120 डेज कंसिडर करने, और वो जो आपका एंड वो जो 365 डेज है वो तो है ही। 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स। अरे बात समझ में आ गई आपको? मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में अगर आपके पास ओनली ऑन क्या लिखा हुआ होता है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिखा हुआ होता है, तो आप लोग बताओ जब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिखा हुआ आ गया तो फिर तो आप नॉर्मली हो। बेसिक कंडीशन में एक ही कंडीशन फुलफिल करनी है, सेकंड को इग्नोर करना है। लेकिन अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के साथ साथ एक चीज और लिखी हुई आ गई, क्या लिखी हुई आ गई कि इसकी टोटल इनकम 15 लाख से क्या हो, तो बताओ क्या होगा? तो फिर सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगी। बस शर्त क्या होगी, 60 डेज की जगह उसको क्या लेना है, 120 डेज लेना है। बेटा ये चीज़ समझ में आ गई क्या आपको? आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। बहुत ईजी और सिंपल सा कंसेप्ट है, ये चीज़ क्लियर है क्या आपको? चलो इसको लिखिए, आप सभी को लिखना है इसको। देख लिया आप सभी ने? नेक्स्ट देखो, तो आपको टोटल कितने परसेंट बताए थे? 7% बताए थे ना। 7% में से फर्स्ट हो गया इंडिविजुअल ऑफ, मतलब इंडिविजुअल पर्सन हो गया आपका ये मिस्टर और मिसेस वाला। अब सेकंड है, अब सेकंड रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ किसका चेक करेंगे अब हम? HF का, ठीक है। और HF का चेक करेंगे, इसकी सेक्शन है सेक्शन 6 सब सेक्शन 2। या लिखेंगे इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ, चलो छोड़ो, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, उसका कंट्रोल और क्या देखना है आप सभी को? मैनेजमेंट देखना है। अब यहां पर HF का मतलब होता है कि पूरी अनडिवाइडेड क्या है? फैमिली है। क्या है? एक फैमिली है। उस फैमिली का जो हेड होता है, उस फैमिली का क्या होता है? हेड होता है। तो वो जो हेड होता है वो कहलाता है कर्ता। क्या कहलाता है? उस कर्ता, मतलब जो फैमिली का हेड है, जैसे हमारे घर में दादाजी होते हैं, अगर दादाजी नहीं तो फिर पापा होंगे, तो वो जो उस पूरे उस फैमिली का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो हेड होगा, जो कर्ता होगा, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक किया जाएगा, ना कि उसके अंडर में, उसके परिवार में जो लोग रहते हैं उसका। आपको रेजिडेंशियल स्टेटस किसका चेक करना है? जो उस HF का क्या है? करता है। तो अब सुनना, अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट क्या है? उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट होली या ना फुल कंप्लीट, और या फिर क्या है? पार्टली इन क्या हो? इंडिया हो। होली और पार्टली इन क्या हो? इंडिया। या तो पूरा का पूरा कंट्रोल, या फिर पार्टली क्या हो, मतलब या तो पूरा या फिर थोड़ा सा पार्टली। अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट कहां पर हो उसका? इंडिया के अंदर ही सिचुएटेड हो। समझ आई बात को? अगर इंडिया के अंदर ही सिचुएटेड है तो वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। अरे क्या बन जाएगा? वो रेजिडेंट बन जाएगा। अरे बात समझ में आ गई? तो यहां पर इस पर्सन को, इस HF के कर्ता को रेजिडेंट बनाने के लिए आपको क्या करना है?
सिर्फ उसका कंट्रोल और क्या देखना है, मैनेजमेंट देखना है। यहाँ 182 डेज और मोर प्रीवियस ईयर और 60 डेज प्लस 365 डेज यानी बेसिक कंडीशन को आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उस एचएफ के कर्ता को अगर रेजिडेंट बनना है तो उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ होना चाहिए, कंट्रोल होली या पार्टली क्या होना चाहिए, इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा। और अगर पूरा का पूरा होली, थोड़ा सा भी नहीं, पूरा का पूरा थोड़ा सा भी है तो वो पार्टली यहाँ आ गया। अगर पूरा का पूरा होली आउटसाइड इन क्या हो, इंडिया हो, तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। क्या बन जाएगा वो, नॉन रेजिडेंट। अरे समझ में आ गई आपको बात। तो मैंने क्या बोला आपको, सिंपल सा क्या बोला कि अगर आपको किसी एचओएफ के कर्ता का रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है तो आपको उसको पहले रेजिडेंट बनाना है, रेजिडेंट बनना है या फिर क्या बनना है उसको, नॉन रेजिडेंट। अगर उसका होली या पार्टली कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ पर हो, इंडिया में हो, तो वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट। तो पहली बेसिक कंडीशन, दूसरी बेसिक कंडीशन को देखने की जरूरत नहीं है। और होली आउटसाइड क्या हो, समझ आई बात को। अब आपको होली आउटसाइड इंडिया हो तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। अब रेजिडेंट बनते ही आपके मन में दो सवाल आते हैं सर, क्यों रेजिडेंट एंड क्या है, ऑर्डिनरी, और रेजिडेंट बट क्या है, नॉट ऑर्डिनरी। तो इसमें वही जो आपकी एडिशनल कंडीशन है रेजिडेंशियल स्टेटस की, जो इंडिविजुअल पर्सन की कौन सी कंडीशन थी, बोथ क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड। बात समझ में आ गई आपको। तो बेसिक कंडीशन एचओएफ के कर्ता के लिए चेक नहीं की जाती। एचओएफ के कर्ता के लिए क्या देखा जाता है कि उसका होली या पार्टली यहाँ पर कंट्रोल मैनेजमेंट कहाँ पर हो, इंडिया में हो। और तो रेजिडेंट अगर होली आउटसाइड हो तो वो क्या हो गया, अब रेजिडेंट से उसको क्या बनना हो, ऑर्डिनरी, और क्या बनना हो, नॉट ऑर्डिनरी। तो बताओ क्या होना चाहिए कि उसकी एडिशनल कंडीशन जो हमने पढ़ी थी इंडिविजुअल के लिए, तो उसकी वो बोथ की बोथ क्या हो जानी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अरे ये चीज़ क्लियर है क्या आपको। तो ये हो गया आपका रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचओएफ। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे। अब टोटल 7% का बोला था मैंने आपको, जिसमें सभी सिर्फ 2% हुए। तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, एक ये हो गया, AOPBOI सेकेंड हो गया, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, और फिर क्या होगा ये, लोकल अथॉरिटी। चलो बताओ आप सभी कि टोटल कितना, देखो 2 तो ऊपर हो गए, ये 3, ये 4, ये 5 और ये क्या हो गए 6। तो ये जो फर्म, AOPBOI और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन और लोकल अथॉरिटी, इनका एक ही होता है तीनों का। इन चारों का क्या होता है, एक ही होता है। इन चारों का क्या होता है, बहुत सिंपल होता है इसका, कि इसका भी जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है, इफ कंट्रोल एंड क्या लिखेंगे यहाँ पर, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली क्या हो, इंडिया में हो, होली और पार्टली क्या हो, इंडिया में हो, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, तो ये सब क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट बन जाएंगे। और अगर होली क्या हो, आउटसाइड इंडिया हो, तो वो क्या बन जाएंगे, नॉन रेजिडेंट। अब आपको इसमें कोई चेक नहीं करना पड़ता रेजिडेंट के वो ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी, क्योंकि ये कोई एक इंडिविजुअल चलता फिरता पर्सन नहीं है। ये क्या है, फर्म है, AOPBOI है, AJP है, और लोकल क्या है, अथॉरिटी। ये चलते फिरते लोग नहीं है, समझ आई बात आपको। चलो देखो, तो ये तो सिंपल सा हो गया आपका। तीसरे में देखो इतने सारे पॉइंट एक ही बार में हो गए। अब जो फोर्थ है वो क्या है अपना, कंपनी। ये लास्ट है ना 7%, तो कंपनी। अब कंपनी में क्या होता है कि इसका भी रेजिडेंशियल स्टेटस भी कंपनी का चेक किया जाता है। रेजिडेंशियल या लिखोगे स्टेटस,
ऑफ कंपनी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि अगर वो बेटा कौन सी कंपनी है हमारी, इंडियन कंपनी है, क्या है वो, अगर भारतीय कंपनी है तो वो हमेशा क्या कहलाएगी, ऑलवेज रेजिडेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट। मतलब भारत, मतलब द कंपनीज एक्ट 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग वो रजिस्टर्ड हुई हुई है भारत के, समझ आई बात को। तो अगर वो इंडिया के एक्ट में अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है तो वो कौन सी कंपनी कहलाएगी, इंडियन कंपनी। और इंडियन कंपनी सारी की सारी क्या मानी जाती है, रेजिडेंट मानी जाती है। क्या मानी जाती है, रेजिडेंट। दूसरी कंपनी कौन सी हो जाती है, फॉरेन कंपनी। क्या हो जाती है, फॉरेन कंपनी। अब फॉरेन कंपनी में ध्यान रखना होता है, फॉरेन कंपनी, या फिर आप इसको एक काम करो, फॉरेन की जगह क्या ले लो, अदर कंपनी। इंडियन कंपनी को छोड़कर बाकी सारी कंपनियां क्या कहलाएगी, अदर कंपनीज। अब अदर कंपनी है तो यहाँ सुनना, अब अदर कंपनी है तो यहाँ सुनना, इसका कंट्रोल और मैनेजमेंट क्या लिखेंगे यहाँ पर, कंट्रोल और मैनेजमेंट की जगह मैं थोड़ा सा यहाँ वर्ड इसका चेंज करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ प्लेस ऑफ इफेक्टिव, प्लेस ऑफ क्या है, इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ क्या है, इफेक्टिव मैनेजमेंट, जिसको इन शॉर्ट बोला जाता है पोएम। क्या बोला जाता है इसको, पोएम। कविता वाली पोएम नहीं, वाह, POEM, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। समझ आ गई बात को। अब अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर उसका कहाँ पर होता हो बेटा, इंडिया में होता हो, क्या होता हो, इंडिया में होता हो, तो वो क्या मानी जाएगी, रेजिडेंट। और अगर उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो क्या होता हो, आउटसाइड इंडिया में होता हो, तो फिर वो क्या बन जाएगी, नॉन रेजिडेंट। सर ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होता क्या है, अरे वही कंट्रोल और मैनेजमेंट हो गया। क्या हो गया, अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ पर है, इंडिया में। समझ आई बात आपको। मतलब सारे यहाँ देख सकते हो, आपके जो कॉमर्शियल डिसीजन होते हैं, क्या होते हैं, सारे के सारे कॉमर्शियल डिसीजन होते हैं, उसकी जो की मैनेजमेंट होती है सारी की सारी, जो भी कॉमर्शियल डिसीजन होते हैं वो अगर इंडिया में बैठ के लिए जाते हैं, कहाँ पे बैठ के लिए जाते हैं, इंडिया में, तो वो रेजिडेंट है। और अगर इंडिया में बैठ के नहीं लेते हो, बाहर कहीं लेते हो, तो वो क्या है, नॉन रेजिडेंट। जैसे मैं बताता हूँ, एयरटेल है, एयरटेल कहाँ का है, बाहर का है। जियो कहाँ का है, जियो इंडियन कंपनी है, तो इंडियन कंपनी तो ऑलवेज क्या मानी जाती है। और एयरटेल कहाँ की है, नॉन रेजिडेंट। पहली बात तो नॉन रेजिडेंट क्यों है, क्योंकि एक तो वो अदर कंपनी चली गई, उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है, मतलब जो उसके जो क्रूशियल डिसीजन लिए जाते हैं, कॉमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं, तो वो कहाँ पर लेके जाते हैं, जहाँ पर उसका हेड ऑफिस है। अरे जहाँ पर क्या है उसका, तो कहाँ है इसका हेड ऑफिस, बाहर ही है। तो फिर वो बताओ क्या बन जाएगी, आउटसाइड इंडिया। और उसको क्या दे दोगे आप उसको, नॉन रेजिडेंट। अगर कोई इंडियन कंपनी अगर इंडियन एक्ट से रजिस्टर्ड नहीं है तो वो अदर कंपनी कहलाएगी। लेकिन अगर अदर कंपनी का मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट कहाँ पर हो, इंडिया में हो, तो फिर वो क्या बन जाएगी, रेजिडेंट। मतलब सारे कॉमर्शियल डिसीजन कहाँ लिए जाते हैं, तो जैसे भी BSNL भी तो बाहर की कंपनी है। नहीं, BSNL कहाँ बाहर की, BSNL तो भारत की बेटा, वो इंडियन कंपनी है। इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट। चलो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। अब रेजिडेंशियल स्टेटस आपको पढ़ाया है आज पूरा, और नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट एक और क्लास आएगी अब तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टैक्स लायबिलिटी क्या है, टैक्स लायबिलिटी। चलो ठीक है, आप सभी इसको लिख लीजिएगा। आपको मेरे ये जो नोट्स है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF में मिल जाएंगे, ध्यान देना ठीक है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलते तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर आपको मैं आपकी इसकी PDF सेंड कर दूँगा। ओके ये